नमस्कार दोस्तों, हम फिलहाल यहाँ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है वो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, और उसका हमने 1-2 पाठ हमने पढ़ लिए थे। राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत। अब हम पढ़ रहे हैं गुहिल वंश के बारे में। इस वीडियो में हम मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा उसमें हमने देखा था पहले वाले पार्ट में कि वर्तमान में जो उदयपुर संभाग है, ठीक है, तो उदयपुर संभाग जो है जिसमें कि मुख्यतः उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ, यानी इस वंश का जो पहला राजा था उसका नाम ही गुहिल था। इस वजह से यह वंश कहलाया गहलोत या गुहिल। गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग मत है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, इसलिए हम शॉर्ट में देख रहे हैं। जैसे अबुल फजल है वो इसको ईरान से बताता है, कर्नल टोड वल्लभी से बताता है, गोपीनाथ शर्मा और नैन सिंह को ब्राह्मण बताते हैं। GH ओझा जो है वो मानते हैं कि गुहिल इनका पहला शासक था जिसने 566 में अपना शासन स्थापित किया। बप्पा रावल, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आपको अगर ये नहीं मालूम कि पिछले वीडियो कहाँ मिलेंगे तो प्ले लिस्ट में मिलेंगे, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ा कि ये काफ़ी शक्तिशाली था। 734 ईस्वी में ये जो है इसने चित्तौड़ के शासक मानमोरी, मौर्य वंश का था, इसको हराया। राजधानी इसकी नागदा थी, याद रखना, राजधानी नागदा, ठीक है। और एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी इनके कुल देवता थे। इसका नाम है कालभोज, उपाधि थी बप्पा, ठीक है। वीर विनोद किसने लिखी है? कवि राजा श्यामल दास ने। तो इन्होंने भी राजस्थान के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ फैक्ट दिए हैं। तो ये कहते हैं कि बप्पा जो है वो इनका खिताब था। इन्होंने दुश्मनों को सिंध तक खदेड़ दिया, सिंध की राजकुमारी से विवाह किया। शिवी वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बप्पा रावल के बारे में ये भी कहते हैं कि काफ़ी शक्तिशाली था, रोज़ाना 2 बकरे खाना और कितने 36 गज की धोती और इसकी 2 मण की खड़ग, ऐसी कुछ किंवदंतियाँ भी जो है इसके बारे में चलती हैं। अब कितने सही है, मगर काफ़ी कुछ तो सही होगी। जेतर सिंह, बप्पा के बाद में जो अगला प्रमुख शासक बना वो था जेतर सिंह। गोहिल वंश के ही वंशज जेतर सिंह ने परमारों से, परमार कहाँ थे? मालवा के परमार, तो मूल रूप से मालवा, उसके अलावा बांसवाड़ा उस क्षेत्र में थे। तो परमारों से इन्होंने क्या किया? चित्तौड़ को छीन लिया, और पहले तो मानमोरी से छीना था, फिर वापस चला गया होगा परमारों के पास, तो उसको अपनी राजधानी बनाया। तो चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जेतर सिंह ने। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? देखो, जेतर सिंह और चित्तौड़, तो यहाँ मैं तो इस तरह से आपको ट्रिक बताता हूँ, 2 मात्रा इस तरह से। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जेतर सिंह ने। ये भी इम्पोर्टेंट है आगे। 1227 ईस्वी में जेतर सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ा। वहाँ दिल्ली के जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, याद होगा आपको, इसके बाद रजिया आई थी। इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पूरी करवाई, तो सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन ग्रंथ में मिलता है। हमीर मद मर्दन, मद का मतलब जो घमंड है उसका मर्दन, दर्प का मर्दन, ये जय सिंह सूरी की किताब है। तो इस ग्रंथ में हमीर जो है इल्तुतमिश को कहा गया। आप ध्यान रखना, हमीर नहीं तो ये आगे इस वंश का है, नहीं वो हमीर जो चौहान है, यहाँ हमीर इल्तुतमिश की ओर संकेत किया गया है। डॉक्टर GH ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही था। भाई, उधर दिल्ली के समकालीन मेवाड़ का कोई राजा था तो जेतर सिंह था। उसकी वीरता की प्रशंसा विरोधियों ने भी की है। तो ये था जेतर सिंह, 1213 से 1253। इम्पोर्टेंट क्या याद रखना आपको, जो मैंने हाईलाइट किया है, भूताला का युद्ध और हमीर मद मर्दन में हमीर से तात्पर्य किससे हैं? तो हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। अब है रतन सिंह, इनके बारे में आपने सुना ही होगा।
पद्मिनी की कहानी आपको कुछ याद होगी। 1302 से 3 एक ही वर्ष का शासनकाल इनका रह पाया। कारण कि 1303 में अलाउद्दीन ने हमला कर दिया था। अलाउद्दीन ने राजस्थान में जो हमला किया उसमें देखो 1301 है, 1303 है, विषम संख्या है, 1311 है। 3 बड़े हमले थे और उसकी ट्रिक ये है कि रण में जाना अलाउ है। अलाउ का मतलब होता है अनुमति अंग्रेजी में। रण में जाना अलाउ, तो रण से रणथंबोर 1301, में यानी मेवाड़ 1303, जाना जामल जालोर 1311। तो 3 बड़े आक्रमण थे और इसी क्रम से थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया तो आप याद रखें इसको। तो रावल रतन सिंह, चूंकि ये रावल शाखा से थे इसलिए रावल कहलाते थे। आगे फिर राणा शाखा आ जाएगी इसमें, सिसोदिया वाले। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की एक तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा था कि वो जीतना चाहता था चित्तौड़ को। चित्तौड़ की सैनिक, चित्तौड़ जैसे दुर्ग को जीतना गौरव की बात थी। उस पर अधिकार करना सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, जैसे आगे गुजरात बम्बई जाने वाला मार्ग, तो सभी की दृष्टि से उपयोगी था। साथ ही साथ एक कारण और था, पद्मिनी। ये कारण कई विद्वानों ने माना है, कईयों ने नहीं माना। जैसे 1540 में, आगे 200 साल बाद, मलिक मोहम्मद जायसी, आप हिंदी में पढ़ते हैं कवि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी पद्मावत, ठीक है। और अभी फिल्म भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा पद्मावत नाम से। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को बताया है। जायसी ने पद्मिनी को बताया है कारण 1। दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी ये मानते हैं कि पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके सौंदर्य के बारे में जब अलाउद्दीन ने सुना राघव चेतन नामक ब्राह्मण से, तो अलाउद्दीन जो है इसको प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ पर हमला किया। ये भी एक कारण था, प्रमुख कारण न माने तो भी बाकी कारणों में एक कारण था। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके वीर सेनापति गोरा और बादल, याद रखना, वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। कुछ विद्यार्थी जानते नहीं होंगे जौहर क्या होता है। तो जब राजपूत स्त्रियां, छतरानियां, उनको लगता था कि अब जो है पराजय नज़दीक है और राजपूत सैनिक जो है युद्ध में मौत के घाट उतर रहे होते हैं और दुश्मन जो है किले की ओर बढ़ रहा होता है, तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दुर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बना रहता है और उसी में जो है जय भवानी के नारों के साथ में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। उसे कहते हैं जौहर। एक होता है केसरिया, राजपूत वीर जब केसरिया बाना या केसरिया पगड़ी धारण करके अपनी जान की बाजी लगाकर या तो जीतने के लिए या फिर मरने के लिए जो है युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं, और चाहे वो वीर गति को प्राप्त हो चाहे जीतें, तो वो घटना कहलाती है केसरिया। और इधर होता है जौहर महल में, दोनों को मिलाकर कहा जाता है साका। जैसे कई दुर्गों में साका हुआ है, बहुत सारे सभी दुर्गों में, तो चित्तौड़ के दुर्ग का भी एक साका था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का, आगे हम दुर्ग का टॉपिक भी पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार था अमीर खुसरो, जो संगीतज्ञ भी था और अलाउद्दीन के साथ कई युद्धों में प्रत्यक्षदर्शी भी था। किताबें भी उसने लिखी है। उसने किताब लिखी है खजाइन उल फुतूह है, यानी विजयों का खजाना, में इस आक्रमण का वर्णन किया है उसने, आंखों देखा। अलाउद्दीन ने उस चित्तौड़ को जीत लिया और ये सब शहीद हो गए, मारे गए। उसके बाद अलाउद्दीन ने वहाँ से रवाना हुआ तो अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम अपने बेटे के नाम पर क्या रखा, खिजराबाद। तो इस तरह से रतन सिंह जो है मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। वंश समाप्त नहीं हुआ, वंशी की जो दूसरी ब्रांच है यानी परिवार के ही लोग जो है आगे शासक बन गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा रतन सिंह के बारे में। बहुत ही सिंपल है रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह जो है 1303, उसके बाद में 1540 जायसी वाली बात याद रख लेना, गोरा बादल का नाम याद रखना, अमीर खुसरो का याद रखना इस किताब के हिसाब से। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं, हम रतन सिंह को ही अगर पढ़ें तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है आराम से, मगर 10वीं की किताब के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ पे आपके लिए रखा है। अब आता है राणा हमीर। राणा हमीर जो है, राणा हमीर की हम बात करें
तो ये सिसोदा ठिकाने से संबंधित थे और 1326 में जो है वो शासक बने। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। तो सिसोदा ठिकाने से थे और 1326 सन याद रखें, चित्तौड़ पर गोहिल वंश की पुनः स्थापना कर दी। तो बीच में एक ब्रेक जरूर लगा 1303 से लेकर 26 तक, मगर पुनः जो है राजगद्दी इसी वंश को मिल गई। सिसोदा का जागीरदार होने की वजह से ये क्या कहलाए, सिसोदिया। शाखा इनकी थी राणा। अब आगे के सारे शासक राणा के नाम से जाने जाएंगे। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमीर नहीं होता तो हो सकता है ये वंश आगे चल पाता या नहीं। तो हमीर का आना और एक शक्तिशाली राजा के रूप में इस वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। अब हमीर मदमर्दन आप पुनः याद कर लें, जय सिंह सूरी की है और वहाँ इल्तुतमिश के लिए बताया गया है। और हमीर का मदमर्दन यानी हमीर को किसने हराया था, माफ़ी चाहूँगा, हमीर का मतलब इल्तुतमिश। वहाँ अगर हम बात करें तो आप कमेंट करें। अभी हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश को किस राजा ने हराया था भूताला के युद्ध में, कमेंट करें और रिवीजन करें। तो यहाँ हम इस हमीर की बात कर रहे हैं, तो इसको विषम घाटी पंचानन बोलते हैं सिंह को। तो विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान इसने जो है साहस दिखाया। और कुंभा, आगे जाकर जो कुंभा शासक हुए, उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अपने जो पूर्वज है उनको विषम घाटी पंचानन कहा है। हमीर ने भी एक युद्ध लड़ा इंपॉर्टेंट, सिंगोली का युद्ध, जो कि बांसवाड़ा में है। इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। मोहम्मद तुगलक आप जानते होंगे, दिल्ली का शासक था और शासनकाल इसका है 1325 से 1351। तो ये इसका समकालीन है, यहाँ आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। तो ये योजनाओं वाला सुल्तान है, आपको याद आ गया होगा, तांबे के सिक्के वगैरह। तो अब हमीर के बारे में मुख्यतः है विषम घाटी पंचानन याद रखना है, मेवाड़ का उद्धारक याद रखना है, सिंगोली जो है बांसवाड़ा वाला युद्ध ये किया, ये आपको याद रखना है। 3 फैक्ट हमीर के बारे में इंपॉर्टेंट आ गए। महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह नाम भी है इनका, लाखा या लक्ष्य सिंह जो है ये। तो राणा शाखा के थे, इसलिए फिर राणा या महाराणा लाखा। महाराणा जो लाखा है, इनके समय की 4-5 बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखनी है। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। किसके बाद? ठीक जो है हमीर के बाद में कई और आ गए बीच में। मारवाड़ के रणमल, मारवाड़ यानी कि जोधपुर में राठौड़ राजपूत वंश का राज था। वहाँ रणमल जो है वो शासक था। हालांकि रणमल को वंचित कर दिया था, छोटे भाई को बना दिया था। तो रणमल की बहन थी हंसाबाई। इसका विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। क्या कहानी रही इसके पीछे? लाखा जो है वो था बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग था, एज में बड़ा था। चुंडा है वो पुत्र था, वो विवाह के योग्य होगा, लगभग 20-22 का। तो ये जो रणमल है, जिसकी क्या है मारवाड़ में जोधपुर में राजमहल में कम चलती थी, मगर इसने अपनी बहन का विवाह जो है वो चुंडा के साथ को पहले प्लान होगा। मगर जैसे ही ये राणा लाखा के पास पहुँचे तो पूछा भाई चुंडा कहाँ है? तो कहा वे बाहर गए हुए हैं शिकार के लिए कहीं और। तो कहा कैसे आए हो? तो कहा रिश्ता लेके आए हैं। तो लाखा ने पूछा किसके लिए लाए हैं? तो कहा कि भाई किसके लिए लाना था बताओ आप। तो कहा भाई हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारे लिए तो कौन रिश्ता लाएगा। तो ऐसे हंसी ठिठोली की उन्होंने। तो रणमल ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके लिए भी रिश्ता हो सकता है। तो कहा पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। तो कहो जाए डन, तो कहो जाए डन, डन डना डन। तो रणमल ने क्या कहा कि ठीक है, हंसाबाई है मेरी बहन। हालांकि वो उम्र में काफ़ी छोटी थी राणा लाखा से, बहुत छोटी थी। यानी अगर चुंडा से अगर हम देखें समीकरण तो कहा कि एक शर्त है। रणमल ने कहा तो कहा क्या शर्त है बताइए। तो अब जवान दे दी कि ठीक है। तो कहा क्या शर्त है? तो कहा कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो अगला बनेगा आपके बाद, वो इस हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, अगर पुत्र होता है तो वो ही बनेगा। अब राणा लाखा ने जबान तो दे दी, मगर धर्म संकट खड़ा हो गया। चुंडा जो है वो उत्तराधिकारी होना था, मगर अब चुंडा को जो पता चला कि भी पिताजी ने जबान दे दी,
रिश्ता तो खुद के लिए आया था, मगर पिताजी ने जो है वो रिश्ता अब ग्रहण कर लिया, तो क्या किया जाए। तो फिर चुंडा ने क्या किया, चुंडा ने एक आदर्श जो है प्रस्तुत करते हुए और वचन दिया कि ये जो पुत्र उत्पन्न होगा उसकी मैं पूरी रक्षा करूंगा और उसको राजपाट में जो है राजा पद दिलाएंगे, उसको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, भरोसा दिलाया इसने। तो इसलिए चुंडा को जो है मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उसने ये प्रतिज्ञा की और लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा, मगर इसने कोई विद्रोह नहीं किया और एक योग्य पिता का योग्य पुत्र के समान जो है इसने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। तो यहाँ चुंडा मेवाड़ का भी शासक है और एक चुंडा आगे हम मारवाड़ में भी पढ़ेंगे, वो अलग था। अब राणा लाखा के समय जावर में, उदयपुर में जावर है, वहाँ खान, माइंसनी खान, आज भी आपको पता है सीसा जस्ता की खान है। सीसा जस्ता के साथ चांदी भी निकलती है, तो सीसा जस्ता और चांदी की जो खान है वो लाखा के समय पाई गई। तो लाखा का अर्थ होता है लाख। तो हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जावर की खान लाखा के समय पाई गई, तो लाखा क्या है, लखपति बन गया। इसे ट्रिक्स यहाँ पे याद रख सकते हैं। और उसी समय जो है एक बंजारा था, तो गाना भी ना आवारा एक बंजारा, तो बंजारे ने क्या है, पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो अब राणा लाखा के बारे में 4-5 बातें आपको याद रखनी है। एक तो इनके पुत्र का नाम था चुंडा और राणा लाखा का विवाह हुआ हंसाबाई से। मारवाड़, पहले और भी विवाह हो रखे थे, मगर ये जो विवाह है मारवाड़ के रणमल की बहन थी और शर्त यह थी कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, और पुत्र का नाम क्या रखा गया था, मोक्कल, और मोक्कल का फिर बेटा था कुंभा, सही है ना। तो फिर पुत्र उत्पन्न हुआ तो चुंडा ने जो है वो, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं और ये खान, तो भीष्म पितामह है चुंडा, हंसाबाई और जावर माइंस। ये 4-5 फैक्ट आप याद रखना। अब हम बात करते हैं महाराणा मोक्कल के बारे में। महाराणा मोक्कल जो है वो हंसाबाई के और लाखा के पुत्र थे और चुंडा ने इनकी रक्षा की, इनको राजगद्दी पर बैठाया और अपने पिताजी के जवान को जो है, जो वचन है उसको चरितार्थ किया। 1421 ईस्वी में जब मोक्कल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण, अब ये मोक्कल थोड़ा अल्पायु था, तो चुंडा ने उसका संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। मतलब ऐसे डाउट था कि क्या पता कहीं चुंडा के मन में आ जाए कि वो शासक बन जाए, ऐसा संदेह उसकी माता को था, हंसाबाई को। चुंडा के तो कोई नहीं था। तो 1433 में फिर क्या हुआ, मोक्कल की झीलवाड़ा में चाचा मेरा, यानी ये कोई 2 चाचा वगैरह थे, उसके नाम है, एक का नाम चाचा मेरा याता है और एक था महपा पंवार, इन्होंने मिलकर मोक्कल की हत्या कर दी। तो इस तरह से अब मेवाड़ पर पुनः थोड़ा संकट आ गया। क्यों? क्योंकि लाखा चुंडा है वो शासक बनना नहीं था उसको, और मोक्कल थोड़ा छोटा था और फिर इसकी हत्या हो गई। हालांकि ज़्यादा छोटा तो नहीं था, क्योंकि 1421 में छोटा था और 1433 में हुई है। तो फिर इनके जो है पुत्र है कुंभा, वो भी थोड़े बड़े हो गए थे। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना और राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने, अब राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव कैसे था, क्योंकि रणमल है वो राठौड़ था और जोधपुर का था, मारवाड़ का, अपनी बहन का विवाह करवाया था। फिर जो मोक्कल था उसका तो मामा था, तो मामा जी की पूरी चलती थी, तो वो प्रवाह हो गया था एक तरह से। तो अब कुंभा के सामने वो एक चुनौती थी, क्योंकि दूसरी रियासत की चलती है तो फिर थोड़ा सा क्या है, निर्णय स्वतंत्र नहीं होते। तो मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया और 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किया, जिसमें मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम, फर्स्ट, एक आगे और आएगा इसलिए फर्स्ट बोलेंगे हम इसको। इस युद्ध में इसने इसको हराकर 6 महीने तक बंदी रखा। फिर जो है पुनः थोड़ी बातचीत हुई तो इसको आज़ाद कर दिया। अब ये जो जीत थी सारंगपुर के युद्ध वाली, इसके उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी, राजस्थान पुलिस के लोगों में भी है, और ये जो इमारत है उस पर काफ़ी चारों तरफ मूर्तियाँ वगैरह, इसलिए भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में है ये, विजय स्तंभ भी बोलते हैं इसको। इसमें कितनी मंजिलें हैं ये आप कमेंट करें, ठीक है? अरे आपको कमेंट करना है, ठीक है?
नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ। नागौर में भी मैटर चल रहा था, तो कुंभा ने भी चाहा कि अपना आदमी बने, गुजरात ने चाहा अपना आदमी बने, और इसमें गुजरात की पराजय हुई। अब कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर भी छीन लिया और बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया और अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंभा ने गुजरात, मालवा, नागौर इन क्षेत्रों पर अपना दबदबा और प्रभाव जमा लिया था, कीर्ति स्तंभ बनाया। 1456 में महमूद खिलजी, जो कि मालवा का था और गुजरात का था कुतुबुद्दीन, इन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर जो है हमला करते हैं कुंभा पर, ताकि कुंभा को पराजित कर सकें। तो इनके बीच में चंपानेर की संधि हुई, इसको प्रॉपर चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो इस तरह से ये जो संधि है वो कोई खास कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। अब कुंभा के निर्माण कार्यों के बारे में बात करते हैं। राजा महाराजा युद्ध भी करते थे, निर्माण कार्य भी करते थे, और टाइम मिलता तो कुछ लिखते भी थे। कुछ संगीत वगैरह में भी रुचि होती थी कई की राजा महाराजाओं की। तो कुंभा तो इस मामले में अग्रणी था। ऐसे कहते हैं कि कुंभा ने राजस्थान के 32 दुर्ग बनवाए। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए, जैसे शिरोई का दुर्ग है, चलगढ़, कुंभलगढ़ है, ये प्रमुख दुर्ग है उसमें, और कई दुर्गों की मरम्मत भी करवाई। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो काफ़ी, कुंभा नाम कुंभलगढ़ जो बनाया ये काफ़ी प्रसिद्ध है भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से। इसका शिल्पी था मंडन, यानी इंजीनियरिंग की जो डिजाइन करता था वो करता था मंडन। मंडन की भी किताबें हैं, रूप मंडन, श्रृंगार मंडन, वास्तु मंडन। मंडन का एक भाई था जिसका नाम था नाथा, वो भी जो है उसने लिखी, नाथा ने लिखी वास्तु मंजरी। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में क्या बनाया, कुंभ स्वामी मंदिर बनाया। कुंभ स्वामी कौन, एकलिंग जी। श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, हालांकि एकलिंग जी तो शिव जी है, मगर एकलिंग जी जगह भी हो सकता है वहाँ विष्णु जी का मंदिर बनाया हो। और रणकपुर के मंदिर, रणकपुर के मंदिर कौन से हैं मित्रों, रणकपुर में 1444 1444 खंभों के जैन मंदिर है। तो जिनको बनाने वाले तो शायद धरणक और देपाक, ये नाम आता है, धरणक और देपाक, ये थे दो जैन व्यापारी थे, मगर कुंभा सहिष्णु था, उसने उनको बनाने की अनुमति दी और अपना सहयोग दिया। तो ये अपनी विशालता के लिए, तक्षण कला, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो कई निर्माण कार्य जो है कुंभा के समय हुए, जैसे दुर्ग है, मंदिर है आदि। अब कुंभा खुद एक विद्या अनुरागी शासक था, यानी विद्वान था, खुद ने भी कुछ लिखा है उसने किताबें। कान्हा व्यास उसके दरबारी कवि था जिसने एकलिंग महात्म्य लिखा। और संगीत राज, ये कुंभा की लिखी हुई किताबें हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। अब देखो राजा महाराजा है, फिर भी किताब लिखने के लिए टाइम मिल गया, और हम लोगों को लिखी हुई किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बहाना बना लेते हैं कि टाइम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या भी की। गीत गोविंद, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर टीका भी लिखी, और एक संगीत रत्नाकर पर भी लिखी। इसके काल में एक कवि अत्रि था, उसका पुत्र था महेश। इन दोनों ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। ये क्या है, जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है उस पर जो राजा की प्रशंसा में लेख लिखा हुआ है उसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किसने लिखी, अत्रि और महेश ने। अब कुंभा की बहुत सारी उपाधियां भी थी, जैसे दान गुरु, दान करने की वजह से, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य संगीत की वजह से, हिंदू सुल्तान, ये आपके विशेष इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको डबल हाईलाइट कर देता हूँ। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, कुंभा को। यह आप ध्यान रखना, हिंदू पत कहते हैं राणा सांगा को, और हिंदू सुल्तान जो है वो कहते हैं कुंभा को। ठीक है, देखो एक में ट्रिक है यहाँ पे, सांगा, हिंदू पत, दो अक्षर है ना, पत, लास्ट में पत है, इसमें सुल्तान है, तो इसमें ऊ की मात्रा है, इसमें भी है। अब किसी भी ट्रिक से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में कन्फ्यूज़न होता है।
तो कुंभा का जीवन काफ़ी प्रभावशाली था और अंतिम दिनों में उसके पुत्र उद्दा ने 1468 में कुंभलगढ़ में ही कटार घोंपकर उसकी हत्या कर दी। अब आते हैं राणा सांगा। ये जो है ये कुंभा के पोते थे। यहाँ एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको। एक ट्रिक है हलाकू सांप, है ला कू सांप। है से हमीर हो गया, ला से लाखा हो गया, कू से कुंभा, आप जानते इतना, सा से सांगा और पै से प्रताप। अब यहाँ एक खास चीज़ आपने नोट की है क्या, ये जो है एक दूसरे के पोते हैं। तो ये जो पोते हैं उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया, ज़्यादा कार्य किया, मतलब ज़्यादा ये प्रसिद्ध रहे। ठीक है। अब जैसे मान लो लाखा का पुत्र मोक्कल हालांकि बीच में आया, ठीक है, मगर इतना कोई कारगर कार्यकाल नहीं रहा। तो इस तरह से ये पोता पीढ़ी सूत्र है, पोता पीढ़ी सूत्र, हैलाकू सांप। ठीक है। अब आता है राणा सांगा। राणा सांगा का जो है उसका हम वर्णन देखते हैं। राणा सांगा का नाम था संग्राम सिंह और ये जो है 4 भाई थे, 3 भाई और थे इसके। एक का नाम पृथ्वीराज, एक का नाम जयमल और एक का नाम राज सिंह। चारों ये मानते थे कि हम ही शासक बनेंगे, चारों ही। तो चारों तो बन नहीं सकते, तो चारों में संघर्ष हुआ। संघर्ष में राणा सांगा विजयी हुआ और मेवाड़ का शासक बना। यहाँ एक बात और चलती है, सांगा जो है उसके शरीर पर 80 घाव थे, आपको पता ही है। और ऐसे उनकी एक आँख, एक हाथ, एक पाँव। आँख तो फटी हुई थी, हाथ और पाँव जो है वो लगभग कटे हुए थे। और उसके अलावा छोटे मोटे घाव 80 घाव थे। तो आँख कैसे फूटी उसके बारे में ऐसे कहते हैं कि जो जब छोटे थे तो चारों ही जो है ज्योतिषी के पास गए और दिखाया कि भाई हम में से राजा कौन बनेगा। तो ज्योतिषी ने सांगा का हाथ देकर कहा कि तुम्हारे अंदर राजयोग है और तुम राजा बनोगे। तो पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह तीनों ने ही उस पर हमला कर दिया सांगा पर कि ये राजा जिंदा रहेगा तब बनेगा ना, अभी इसको निपटा देते हैं। तो तीनों ने हमला किया। तो उस हमले में हालांकि सांगा की जान बच गई मगर एक आँख फूट गई। फिर कई युद्धों में उसके पाँव, कहीं और हाथ वो भी कट गए। तो शरीर जो है आधा तो उसका जर्जर था मगर बहुत शक्तिशाली था। तो इसलिए राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष ये भी कहते हैं। सैनिक का भग्न यानी टूटा हुआ, तो भग्नावशेष। एक बार सांगा ने खुद ने कहा था कि भाई मैं तो खंडित हूँ, तो क्यों ना आप किसी और को राजा बना दो। तो सामंत ने कहा नहीं, चाहे आप खंडित हो चाहे कैसे भी हो, राजा आप ही रहोगे। तो 1509 में ये शासक बने और हिंदू पत सांगा को कहा जाता है। राजस्थान के सारे राजपूत राजा इनका लोहा मानते थे और खानवा के युद्ध में लगभग हर जो क्षेत्र से एक एक व्यक्ति, एक मतलब जो सेनापति या सैनिक सामंत जो है सेना लेकर आए थे। एक राजपूत सरदार था मेदिनी राय। मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिल गई थी। और महमूद खिलजी द्वितीय कुंभा के समय तो था खिलजी प्रथम, जिसको वो 6 महीने बंदी बनाए रखा था। अब मालवा में पुनः महमूद खिलजी नाम का व्यक्ति आया, मेदिनी राय के सहयोग से बन गया। मगर मेदिनी राय का कद बढ़ गया तो फिर इस एक तरह से क्या हुआ कि मेदिनी राय को वहाँ से हटा दिया। तो गुजरात के सहायता से मेदिनी राय को हटा दिया वहाँ से। अब मेदिनी राय आ गया राणा सांगा की शरण में। तो अब इससे क्या हुआ, मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय है, उसने राणा सांगा पर हमला करने का प्लान बनाया और इस हमले में महमूद खिलजी द्वितीय जो है वो पराजित हुआ। तो यहाँ आपको याद आ गया होगा, महमूद खिलजी प्रथम को तो हराया था कुंभा ने, इसके दादाजी ने, और द्वितीय को हराया पोता ने, सांगा ने, और बंदी भी बना लिया जैसे दादाजी ने बनाया था, और जैसे वापस भी छोड़ दिया जैसे दादाजी ने छोड़ा था। ईडर राज्य के उत्तराधिकार को लेकर भी जो है वो बात चली। ईडर जो है कहाँ, गुजरात में एक राज्य था। नागौर पर भी जो है मुस्लिम वर्चस्व था और सांगा चाहता था कि अपना व्यक्ति बने, मालवाड़ा चाहता कि अपना बने। तो उत्तराधिकार को लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच भी संघर्ष हुआ। अब 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। यहाँ कोटा लिखा गया वर्तमान में, आप क्या कोटा में है क्या कन्फर्म बताएं। खातौली, बाड़ी, धौलपुर, इन 2 युद्धों में दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इनको राणा सांगा ने पराजित किया। उसके बाद में राणा सांगा का जो युद्ध है वो उससे पहले 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया
और दिल्ली पर शासक बन गया बाबर। अब बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया कि वह मेरी मदद के लिए नहीं आया। उसने तो कहा था मैं मदद करूंगा आपकी, आप यहाँ हमला करोगे तो एक मनगढ़ंत आरोप लगाकर बाबर को एक जो है वो अपने सैनिकों को जोश दिला दिया युद्ध का कारण के रूप में। फिर दोनों सैनिकों के बीच में, दोनों की सेनाओं के बीच में भयानक युद्ध हुआ। उससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना पर हमला करके राणा सांगा ने बाबर के सैनिकों को भगा दिया। तो बाबर की सेना में राणा सांगा के प्रति बहुत भयंकर खौफ उत्पन्न हो गया। फिर बाबर ने मानसिक रूप से अपनी सेना को तैयार किया और खानवा के मैदान में दोनों आ गए। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने और तुलुगमा पद्धति की वजह से बाबर जो है वो विजयी हुआ। ये क्या थी पद्धति आपको बताते हैं कि आप ये मान के चलें कि खानवा के मैदान में ये सेना है ये सेना है बाबर की और ये सेना है राणा सांगा की। सेना के 3 भाग होते थे, बायां पक्ष, लेफ्ट, राइट और मिडल, परंपरागत। अब बाबर जो है वो खानवा के मैदान में अपनी सेना लेके आ गया। उसने यहाँ खाई खुदवाई अपने आगे और खाई में बैलगाड़ियाँ रखवाई, बिना बैल की गाड़ियाँ। वहाँ पर प्रत्येक पर तोपें लगवा दी और प्रत्येक को जंजीर से बांध दिया। तो एक तरह से सुरक्षा की दीवार बना दी। अब ये जो तोपें हैं वो भारतीय सैनिकों ने और भारतीय सेना के लिए नई चीज़ थी, तो उनसे कैसे निपटना है पता नहीं था। तो हाथी थे अपने पास ज़्यादा, इनके पास घोड़े थे ज़्यादा बाबर के पास, और बाबर के पास एक सुरक्षित सेना भी उसने रखी हुई थी अपने पीछे। उनको कहा आपको युद्ध नहीं करना है अभी, जब मैं कहूँ तभी करना है। तो 3-4 घंटे घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इन तोपों के आगे और के आगे जो है राजपूत सैनिक लंबे समय तक टिक नहीं पाए और घमासान युद्ध चल रहा था। उसी दरमियान बाबर ने अपनी सुरक्षित सेना को कहा कि दोनों साइड से घेर लो। तो इस प्रकार ये जो सुरक्षित सेना ने घूमकर पीछे से वार किया और ये जो सेना है राणा सांगा की वो पूरी तरह से क्या है गिर गई। और राणा सांगा खुद भी तीर लग गया था, मूर्छित हो गया। राणा सांगे की जगह झाला अज्जा ने जो है वो राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा। उसके बाद में राणा सांगा जो है वो घायल हो गए मैदान में, उनको दूर ले जाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब तक पराजय का बदला नहीं लेंगे चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। तो सामंतों ने क्या किया, राणा सांगा को विष दे दिया। इसके बाद 1528 में बसवा, वहीं पर बसवा में दोसामे सांगा की मृत्यु हो गई। कालपी भी ले जाया गया था। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि है। तो सांगा की मृत्यु के पश्चात में रतन सिंह और उसके बाद में राणा विक्रमादित्य शासक बने। फिर अगला शासक बना राणा उदय सिंह। तो उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है, इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।